हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर फॉर 2021 एग्जामिनेशन of course of class 12th mathematics, and the subject code as you can see is 041. So I am your host OP Gupta, the Indra Award winner teacher. So let's begin the today's session. तो बच्चों, जैसा कि ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं, पेपर आपका 3 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी का पेपर जो है 80 मार्क्स का है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी सीबीएसई के पेपर में मॉडिफिकेशंस की गई हैं वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें मैंने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। कौन सा लेक्चर? जहां मैंने आपको ये बताया था कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं, क्या क्या नए इंट्रोडक्शंस किए गए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली आपके लिए डाल दूंगा बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। और ये रहा हमारा पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो जरा, क्या है क्वेश्चन में। यहां पर बोला गया है चेक वेदर द फंक्शन f which is defined from r to r and defined as fx equal to x cube is 1 1 or not। हमें चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है बच्चों। तो आपको पता है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वी टेक two elements x1 and x2 from the domain of the function। यहाँ डोमेन रियल नंबर है और फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि f of x1 is equal to f of x2 अगर होगा so it must imply x1 equal to x2। मतलब अगर आउटपुट्स सेम है तो फिर इनपुट्स भी सेम होगा। बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पर f of x1 equal to f of x2 हमने किया, तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा x1 क्यूब, ये देखो आप, and that will be equal to x2 cube। अब यहां से हमें देखना है कि x1 equals x2 बनता है या नहीं बनता है। मैंने क्या किया यहाँ पर, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स 0। समझे आप लोग। साइड चेंज किया, जैसे ही साइड चेंज किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, मींस a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है वो बताइए मुझे। तो द फॉर्मूला इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। समझे। सो ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है ना, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर रीजन आप देख लो, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझे। तो इसका मतलब x1 माइनस x2 ये वाला जो फैक्टर है सिर्फ यही 0 हो सकता है। सो देयरफॉर इट विल इंप्लाई कि x1 इज इक्वल टू x2। समझे। यानी f of x1 इक्वल टू f of x2 विल इंप्लाई x1 इक्वल्स x2। समझे। यानी अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा। सो देयरफॉर द फंक्शन विल बी अ 1 1 फंक्शन। ठीक है बच्चों, चेक हो गया। अब इसका अल्टरनेटिव भी है, तो अल्टरनेटिव में क्या दिया हुआ है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको गिवन है बच्चों। अब एक बात सुनना ध्यान से, इससे पहले कि इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। बच्चों ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि भाई अगर सेट ए में इतने एलिमेंट हैं तो उस सेट ए पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड होंगे, कितने सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड होंगे। बात समझ आ रही है आपको। कितने फंक्शंस डिफाइंड होंगे, 1 1 फंक्शन, इनके ना फॉर्मूलेज हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और ये लो जी फट देनी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप मतलब कंसेप्चुअली सोचेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली सोचेंगे आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम भी लग जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। सो आई विल एडवाइज यू टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज। मैं फॉर्मूलाज अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूंगा, रिलेशंस वाले तो मैं दिखाई देता हूं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया है कि एज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2 raised to the power n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 3 है। n की जगह आप 3 पुट कर दो, यहाँ पर इस फॉर्मूले में n की जगह आप 3 पुट कर दो, तो 2 raised to the power 6 आ जाएगा, दैट इज 64। ठीक है, तो 64 विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड इन अ सेट A having 3 elements।
ठीक है बच्चों, तो चलते हैं जरा अगले स्लाइड पे, मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखा देता हूं। ये देखिए बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट ए ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी भी सेट ए में अगर एन एलिमेंट्स हैं तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे, कितने सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे, ये रहा फॉर्मूला। कितने रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, ये रहा फॉर्मूला। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर प्रेजेंट क्लास। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे वो मेंशन कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसे पूरी स्लाइड का ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आपको ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे रहें, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, चलते हैं अब अगले स्लाइड पे बच्चों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या बोला हुआ है इन लोगों ने। तो ये कह रहे हैं भैया कि एक रिलेशन R है विच इज डिफाइंड ऑन दिस सेट S। सेट S में आपके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3, और रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है आपको, एलिमेंट्स 1 1 1 2 then 2 2 and 3 3, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन R के अंदर। तो आपसे बोल रहा है कि विच एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन R be removed to make the relation R an equivalence relation। यानी इस वाले रिलेशन में से कौन से एलिमेंट को हम रिमूव कर दें ताकि रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्योंकि आपका जो सेट S है ना बच्चों, यहाँ पर एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए हमें 1 1 2 2 and 3 3 तो चाहिए होगा। बात समझ आ रही है, यानी इनको तो हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन कि वो रिफ्लेक्सिव हो, फिर वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, फिर वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। बात समझ आ रही है। मैंने बीच में बोला कि सिमेट्रिक। अब जरा इस एलिमेंट को देखना बच्चों, 1 2, तो 1 2 अगर है ना तो यहाँ 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक बनेगा। इसका मतलब यहाँ 1 2 जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए 1 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि रिलेशन R सिमेट्रिक बन जाए, और फिर ये ट्रांजिटिव तो पक्का बनेगा क्योंकि 1 1 2 2 and 3 3 यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव सबसे पहले वही डिस्कस हुआ था, समझे। यानी 1 2 को हमें यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए ताकि रिलेशन R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, जैसे कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं बच्चों। डन, ठीक है। चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। अब यहां पर क्या बोला हुआ है, देयर इज अ रिलेशन R व्हिच इज डिफाइंड इन द सेट R of the real numbers, R is equal to this is the definition। आपसे पूछा हुआ है बच्चों कि ये फंक्शन है या नहीं, और फिर आपसे जस्टिफिकेशन भी मांगा गया है। देखना बच्चों, एक बात सुनना ध्यान से, क्योंकि रिलेशन R रियल नंबर पे डिफाइंड है, इसलिए आपका ये जो इनपुट है ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है यानी इनपुट, दैट इज A, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कुछ भी, जीरो भी हो सकता है। तो बेटा ये अंडर रूट ए पे आप फोकस करो, अंडर रूट ए दिख रहा है आपको, तो अंडर रूट ए जो है ना, इसके अंदर ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो या पॉजिटिव तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, बट रियल नंबर तो नेगेटिव भी है। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन ए कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन यहां पर जो आपको ये वैल्यूज गिवन है, तो रूट ए में ए की जगह हम नेगेटिव रियल नंबर इनपुट नहीं ले सकते, इस वजह से ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। आप यहां पर देखिए मैंने एलैबोरेट किया हुआ है, सिंस रूट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ये नेगेटिव रियल नंबर का ही इंटरवल है बच्चों, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन ओके बट नॉट अ फंक्शन। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन ए डिवाइड्स इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 and A3, what is the value of A1 union A2 union A3 एंड फिर इनके इंटरसेक्शन, इनकी वैल्यूज आपसे पूछी गई है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो सिंपल सा एक फंडा है, मैं बता देता हूं। जैसे सपोज ये आपका सेट ए इस तरीके से बन गया, मान लो यहाँ पर क्योंकि हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है इस तरीके से, ठीक है। ये A1, ये A2 और ये A3,
ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर इन तीनों का मैं यूनियन करूं तो ये आपका सेट ए एज इट इज मिल जाएगा, समझे। A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये सेट ए मिल जाएगा अगर हम तीनों का यूनियन कर दें तो, यानी A1 यूनियन A2 यूनियन A3, डन। और अगर इंटरसेक्शन करोगे बच्चों तो इसमें आप देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये फाई आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। चले आगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है, ये लो जी। अच्छा सा क्वेश्चन क्यों बोला मैंने, मैट्रिक्स के ऊपर है ना, सिंपल टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। क्या बोला हुआ है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ दिस ऑर्डर, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के ऑर्डर आपको दिए हुए हैं। आपको ऑर्डर पूछा हुआ है कि 5a माइनस 3b का ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, मैट्रिसेस का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं ना, यानी a प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स a और b को हम ऐड कर रहे हैं या उनका डिफरेंस ले रहे हैं a माइनस बी, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैट्रिक्स a और b का जो ऑर्डर होगा ना, वही इनके आउटपुट का ऑर्डर होगा। मतलब a प्लस बी का ऑर्डर वही होगा जो a और b का ऑर्डर होगा, या a माइनस बी का ऑर्डर वही होगा जो a एंड b मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स a का ऑर्डर कुछ भी आपको गिवन है तो मैट्रिक्स a को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहां पर मैट्रिक्स a को इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 5a का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स a का ऑर्डर था। ऐसे ही 3b का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स b का ऑर्डर था। सो ओवरऑल होगा ये कि 5a माइनस 3b का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स a और b का ऑर्डर होगा, लेकिन इसके लिए a और b के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स का एडिशन या उनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। टू मैट्रिसेस व्हेन दे हैव टू बी एडेड, और अगर उनका डिफरेंस लेना है तो a और b दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 3/n जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स A का है और m/5 मैट्रिक्स B का ऑर्डर है। तो इसका मतलब 3/n एंड m/5 दोनों सेम होने चाहिए, तभी यहां पर A और B मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। और इन दैट केस ओनली मैट्रिक्स A का जो 5 टाइम्स है, यानी 5a या फिर 3b, इन दोनों का जो डिफरेंस यहां पर बोला हुआ है ना 5a माइनस 3b, तो ये पॉसिबल होगा। इन दैट केस ओनली, इन दैट केस मतलब जब 3/n विल बी सेम एज m/5, यानी a और b के ऑर्डर सेम अगर होंगे तो इस वजह से हम यहां पर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि m की वैल्यू 3 होनी चाहिए और n की वैल्यू 5 होनी चाहिए बच्चों। बात समझ आ रही है। सो देयरफॉर 5a माइनस 3b का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3/n है। अब क्योंकि मैंने n की वैल्यू डिक्लेयर की है, यहां पर आप देख सकते हैं 5, तो मैट्रिक्स A के लिए ऑर्डर क्या बनेगा 3/5, या मैट्रिक्स B के लिए मैंने क्या बोला m/5 में m को मैंने ये डिक्लेयर किया, सो इसलिए मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या बनेगा, आप देख सकते हैं m की जगह 3, सो 3/5। तो यानी A और B के ऑर्डर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। क्या ऑर्डर होंगे, तो 3/5 A का भी और B का भी ऑर्डर 3/5 होगा, इसलिए 5A का भी वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, 3b का भी वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स B का ऑर्डर है। दैट मींस 5a एंड 3b का ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा वो ऑर्डर 3/5, तो इसलिए 5a माइनस 3b का भी वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स 5a एंड मैट्रिक्स 3b का ऑर्डर है, यानी 3/5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 3b। यही आपसे पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन गिवन है, आपको a स्क्वायर मैट्रिक्स A के स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। मैट्रिक्स A 2/2 का मैट्रिक्स है और इस तरीके से इसके एलिमेंट्स डिफाइंड है बच्चों। ठीक है, यानी जब डायगोनल एलिमेंट्स की बारी आएगी ना, i इक्वल टू j डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये 0 बोल रहा है और अदरवाइज 1 बोला गया है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स A हमने लिख लिया है। आप देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बोला, यहां पर 0 बनेंगे क्योंकि i इक्वल टू j डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ही होता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यहां पर इसने डिफाइन क्या किया हुआ है, 1 होगा aij का जो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स A हमने लिख लिया। अब मैट्रिक्स A के बाद हमें A स्क्वायर फाइंड करना है, तो A स्क्वायर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, A इंटू A, तो ये रहा A इंटू A, इसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है बच्चों। तो A स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि A स्क्वायर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। सो दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये मैंने फाइनली यहाँ पर आंसर डिक्लेयर कर दिया है बच्चों। डन। अब सुनना इसके अल्टरनेटिव में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 के अल्टरनेटिव में ध्यान से सुनना। इसने आपसे पूछा है
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इट। सुनना ध्यान से, बच्चे क्या सोचेंगे, भाई एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ऑर्डर भी दे रखा है यानी 3 माइनस 1, यानी ये तो ऐसे हो जाएगा, समझे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दे रखा है यानी -4 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ठीक है, बच्चे ये सोचेंगे, बिल्कुल सही सोचेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर -4 का स्क्वायर यानी 16 विल बी द आंसर एज यू कैन सी हियर। ठीक है, वैसे मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन है। फंसाने वाला क्वेश्चन मतलब क्या होता है? ट्रैप क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दे दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर दे दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दे दिया, और फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हम अगर सोचें तो ये सोचेंगे कि भाई ये ऑर्डर क्यों दिया, ये क्यों दिया, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। इसका यूज कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली यहां आंसर लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान से आप याद करो, किसी भी मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अगर रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं बच्चों, अगर आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो आप क्या करते हैं? रो 1 के एलिमेंट्स का, जो भी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हुए, रो 1 के एलिमेंट्स का उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हुए, ऐसे ही करते हो ना, पहले एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कोफैक्टर के साथ लेकर, उनके ही कोफैक्टर के साथ लेकर इन सभी का सम ले लेते हो। इससे आपको किसी भी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। वैसे आप रो 1 की जगह रो 2 के एलिमेंट्स, तो फिर रो 2 के एलिमेंट्स का ही कोफैक्टर लेना पड़ेगा, या फिर रो 3 के एलिमेंट्स, तो फिर रो 3 के एलिमेंट्स का ही कोफैक्टर लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप C1 के एलिमेंट लेते हो, C1 यानी कॉलम फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट्स का ही आपको कोफैक्टर लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाता है किसी भी मैट्रिक्स ए का। लेकिन अगर एलिमेंट रो 1 के लो और कोफैक्टर किसी और रो के एलिमेंट के ले लो, समझ रहे हो? यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, एलिमेंट्स A1, फिर एलिमेंट A2, फिर एलिमेंट A13, कौन सा है? तो रो 1 के तो एलिमेंट्स हैं बच्चों, रो 1 के तो एलिमेंट्स हैं, समझे? अच्छा, ये कैपिटल A21 दिख रहा है तुम्हें, और फिर कैपिटल A22, फिर कैपिटल A23, समझ रहे हो? यानी कोफैक्टर्स कहां के हैं? कोफैक्टर्स कहां के हैं बच्चों? तो कोफैक्टर्स हैं रो 2 के। तो अगर एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट रोज के हों, तो इन दैट केस अगर आप एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कोफैक्टर के साथ करते हुए उनका फिर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 आती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फंसाने वाला क्वेश्चन कह रहा था। बच्चों, क्योंकि इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आपको दे रखी है बच्चों कि इस इंफॉर्मेशन को देखकर तो आप सोचेंगे कि भाई इसका तो कुछ यूज किया ही नहीं मैंने, कैसे यूज करें? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो कंसेप्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो फर्दर आपका आंसर ये रहा जी, मैंने कंसेप्ट आपको एलोबरेट कर दिया है बच्चों। तो चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और बेसिकली जब भी e की पावर x और साथ में कुछ फंक्शन और मल्टीप्लाई दिखें तो हमें ना ये वाला फॉर्मूला सोचना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, समझे? e की पावर x ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, समझे? तो इसका आंसर क्या आता है? e की पावर x इंटू फंक्शन। हमें ये सोचना चाहिए, एक बार तो सोचना ही चाहिए। तो एक बार यहां पर सोच के देखो आप लोग, यहां पर सोच के देखो, तो ये 1 माइनस कोटेंजेंट x को अगर आप फंक्शन ले लो ना बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आंसर क्या बना? तो 1 माइनस कोटेंजेंट x, और इसके साथ में आप e की पावर x मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, डन। अब जरा अगले क्वेश्चन को देख लो, इसको देखो जरा। अच्छा, यहां पर x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, हम सोचे कि बाई पार्ट लगा लें या फिर क्या करें, लेकिन बेटा इसको भी तो देख लो। ये देखो, ये आपके ना यहाँ पर इन्होंने लिमिट्स दे रखी हैं, तो ये बन गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। और प्रॉपर्टी कौन सी है? किंग रूल है कि क्वीन रूल है? मुझे बताओ जरा कमेंट करके, कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चलो आपको बताना है। सो एनीवे, यहां हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। तो जैसे आप इस बात को चेक करेंगे तो आपको करना क्या होता है कि जो भी आपको fx दे रखा है ना बच्चों, उसमें x की जगह -x डाल के एक बार वैल्यू फाइंड करो, तो फिर आपको दो कंडीशन दिखेंगी कि f of x एंड f of -x दोनों बिल्कुल सेम होंगे। या फिर क्या होगा बच्चों, f of x
एंड एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सेम करना होगा तो यहाँ -1 हमें कॉमन दिखेगा। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन दिखती है। ऊपर वाली कंडीशन इवन फंक्शन के लिए और ये वाली कंडीशन आपके ऑड फंक्शन के लिए होती है बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो ये रहा आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये लिखा मैंने फंक्शन, इवन ऑड के लिए चेक किया, मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है बच्चों। तो इवन ऑड के लिए चेक किया तो हमें ये वाली कंडीशन यानी सेकेंड कंडीशन मिल जाती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स में हमें इक्वलिटी शो करने के लिए ये -1 का फैक्टर आपको दिख रहा है ना, इस वजह से फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हुआ। तो बस अपना इवन ऑड फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम आपसे पूछा है मैंने, किंग रूल या क्वीन रूल, बताना मुझे, ठीक है। तो यहां से इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बस ये फाइनली आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर, ऑड फंक्शन, सीधा आंसर 0, समझे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 1 नंबर में दे रखा है इन्होंने, बट एनीवे टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का है ये, लेकिन फिलहाल ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिर एक 2 नंबर का आएगा, फिर एक 3 नंबर का आएगा, बन गया टोटल 6 नंबर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये ना आपका एक पैराबोलिक कर्व है और इसका आपको एरिया जो है इस लाइन और इस लाइन के बीच में निकालना है, जो भी एरिया बाउंडेड बनेगा। तो डायग्राम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी लाइन x इक्वल टू -1, ये आपका x इक्वल टू 1 और ये तो आपका पैराबोला हो ही गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, यानी -1 से 0 के बीच में पैराबोला और फिर 0 से 1 के बीच में जो भी पैराबोला के अंडर में ये वाला शेडेड एरिया है वो हमें फाइंड कर लेना है बच्चों। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख सकते हैं कि जो पैराबोला है ना वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। कैसे पता चला? जो कर्व है ना उसमें x की जगह पे -x रिप्लेस करो और अगर कर्व का इक्वेशन सेम रहे, करके देखो सेम ही आ रहा है ना, अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप कोई सा भी एक एरिया निकाल सकते हो। ये वाला एरिया निकाल लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है उसका डबल कर दो, क्योंकि उतना ही इधर आएगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब ये हुआ कि y के राइट साइड में जितना पोर्शन है ना पैराबोला का, उतना ही लेफ्ट साइड में पोर्शन जाएगा। ये हुआ सिमेट्री का मतलब। इसलिए हमने अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड किया ना तो उतना ही एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, समझे? क्योंकि लाइंस जो है ना x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, समझ रहे हो, 1 एंड -1 मतलब यूनिट वाइज अगर हम देखें ना डिफरेंस इनका ओरिजिन से, तो 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट और 0 से -1 के बीच में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। सो देयरफॉर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर ये वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया आएगा ना वो सेम आएगा, समझे? तो ये हमने किया आपके एरिया का डबल, यानी 0 से 1 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया मैंने फाइंड किया है, उसका डबल कर दिया है x स्क्वायर dx, यानी y की वैल्यू हमने यहाँ पैराबोला के इक्वेशन से ले ली है बच्चों, ठीक है। और बस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब होगा, ये आपका लिमिट हम अप्लाई करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां से फिर आपका आंसर आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। चले आप, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 में देखना क्या है भाई, ये क्वेश्चन 9 अगेन आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। फंसाने के लिए दिया हुआ का मतलब क्या है? आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे खुश होंगे कि ये रहा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और ये कंडीशन भी गिवन है। कौन सी कंडीशन? y ऑफ 0 इक्वल टू 1। बच्चा इन सभी को यूज करते हुए ना, यानी इस कंडीशन को यूज करते हुए आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने चला जाएगा। जैसे ही सॉल्व करने जाओगे बेटा आपका काम हो गया, हो तो जाएगा, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपका काम खराब हो गया। असल में एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगेन मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला? फंसाने वाले क्वेश्चन, ट्रैप क्वेश्चन है। आपको डाटा दे रखा है ताकि आप सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो या मत करो डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखते हो तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आता है। इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आ जाता है ना c, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, उसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को रिमूव करने के लिए हमें ये कंडीशन गिवन है बच्चों। तो जैसे हम इस कंडीशन का यूज करेंगे ना, यानी y ऑफ 0 इक्वल्स 1, इसका जैसे हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अब बचेगा ही नहीं। तो जब बचेगा ही नहीं तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? तो 0, समझे? इसका आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? तो भाई 0, समझे? यहां पर पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसी चीज का।
ठीक है बच्चों, अब इसका अल्टरनेटिव भी है, उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या करना है आपको। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपको n की वैल्यू बतानी है ताकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस बन जाए बच्चों। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें होमोजीनियस बनाना है तो एक बार इस पे फोकस करो, एक्स क्यूब, तो ये y की पावर n, यानी y की पावर n में जो n है ना वो भी 3 होना चाहिए ताकि ओवरऑल डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो 3 बन जाए, क्योंकि x क्यूब का डिग्री तो 3 है ही। समझ गए मेरी बात? तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर, बात खत्म। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 में आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा, विच मस्ट बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस। अब एक बार फोकस करो, ये -3/4 जे कैप, जैसे यहाँ पर माइनस जे कैप की अगर मैं बात करूं तो दैट मींस ये ना y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, इधर जाता है आपका माइनस जे कैप, तो -3/4 जे कैप भी इधर ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं कि y एक्सिस का जो नेगेटिव डायरेक्शन है इसके अपोजिट चलो, तो फिर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको, और क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है तो सिंपली आपको जे कैप लिखना है। सो बस this is the answer of this question. J cap will be the unit vector in the opposite direction to the given vector -3/4 j cap। ये रहा डायरेक्ट आंसर है, समझे? अगर आप यहां पर सोचोगे ना कि कोई भी वेक्टर r है उसका अगर हमें क्या निकालना पड़ता है, यूनिट वेक्टर, तो ये रहा जी फॉर्मूला, वेक्टर r को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अगर आप सोचेंगे कि इस वाले फॉर्मूले की हम हेल्प लेंगे, भाई ले लो, बेमतलब में आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी ऐसा मजा तो आपको आएगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट ही आंसर लिखो, क्या मजा आता है, सीधा आंसर, वैसे भी 1 मार्कर है। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। यहां पर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हुआ है। ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर गिवन है। ट्राइंगल के एक साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर अगर ए है, दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर अगर बी है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और ये मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, इससे आपको ट्राइंगल का ना एरिया मिल जाता है बच्चों। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, a क्रॉस b फाइंड करो, 2i क्रॉस -3j। ठीक है, यहाँ 2 3 जा -6 हो जाएगा और i क्रॉस j करने का मतलब वो k कैप बन जाएगा। बात समझ आई? तो -6 k कैप, ये तो आपका रिजल्ट बनेगा 2i क्रॉस -3j कैप वेक्टर का, और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेकर 1/2 तो मैंने लगा ही रखा है, फॉर्मूला बता दिया आपको, ये रहा फाइनली आपका आंसर। अगर आपने रियलाइज किया हो तो मैंने 2i कैप क्रॉस -3j कैप का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली लिख लिया है। कैसे? हमने वो डिटर्मिनेंट तो बनाया नहीं कि i कैप, j कैप, k कैप, ऐसे तो लिखा नहीं हमने। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भैया गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा, आपको ये वाला रूल याद है, आई जे के, आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा, आई जे के ऐसे, तो आई और जे का हम क्रॉस करेंगे तो के कैप मिलेगा, जे और के का क्रॉस करेंगे तो आई कैप मिलेगा, के कैप और आई कैप का क्रॉस करेंगे तो जे कैप मिलेगा। बात समझ आ रही है? चलिए खैर, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। Find the angle between the unit vectors given that this condition। ठीक है, अब ये जो कंडीशन गिवन है ना, इसका यूज करने के लिए हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग। आप यहाँ देखिए, जैसे हम स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाली प्रॉपर्टी चलती है बच्चों, a प्लस बी डॉट ऐसे अगर लिखते हैं तो ये आपका बनता है मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे ही बी डॉट बी आपका मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए डॉट बी लिखेंगे आप, और फिर बी डॉट ए भी लिखेंगे, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होता है तो इन दोनों का एडिशन ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बिल्कुल सेम होता है। मैंने बोला ना अभी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है, तो बस ये वाला आपका स्टेप आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो फिर क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यहाँ पर 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये भी 1 बनेगा, समझे, यानी 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। तो फर्दर आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज किया, तो क्या होता है a डॉट b का वैल्यू, सो इट इज मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इनटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का यूज इस स्टेप में किया हुआ है। फर्दर आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस, तो cos थीटा मुझे -1/2 मिला। ठीक है, यानी थीटा आपका 120 डिग्री दैट इज 2π/3 इन रेडियंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो ये रहा जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन। अब बेटा वाईजेड प्लेन का जो इक्वेशन होता है ना वो ये रहा जी x इक्वल टू 0, सीधा इक्वेशन। अब x इक्वल टू 0, अब आपको इसके डीसीज लिखने हैं ना, तो डीसीज ये रहे जी, बस 1 0 0, डीसीज ऑफ नॉर्मल। समझे, किसी प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो नहीं होता है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो होता है, नॉर्मल का होता है, प्लेन के नॉर्मल का। ठीक है बच्चों, तो 1 0 0 ये आपका आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट्स द एक्स वाई प्लेन। इसका रैंडम पॉइंट लिख लोगे, कैसे लिखते हैं रैंडम पॉइंट, जो भी आपका लाइन का इक्वेशन है ना उसको हम लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, ये लिखो जी यहाँ पर देखो। ठीक है, अब यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो ये बन गया आपका रैंडम पॉइंट। तो रैंडम पॉइंट जो है जब आपका ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगा ना, तो फिर रैंडम पॉइंट में जो जेड कोऑर्डिनेट है यानी ये वाला, तो ये 0 होना चाहिए। एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चों, तो इसको 0 के इक्वल रखो। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई है, सो लैम्डा की वैल्यू जो भी मिला उसे आप रैंडम पॉइंट में पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे फाइनली आपको ये जो वैल्यू मिली है 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 5, यहाँ लैम्डा की जगह जो वैल्यू हमको मिली है वो पुट करो, आपको ये पॉइंट मिला। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जहां पर ये जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यानी ए अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी, बी सॉल्व करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी। इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अलग अलग बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चीटिंग नहीं चल रही है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, कोई भी सॉल्व कर दे, मतलब या तो ए सॉल्व करे लेकिन बी ना करे, ए ना करे तो बी सॉल्व कर दे, या दोनों ही सॉल्व कर दे। समझ रहे हो, तो यहां पर मैंने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। ठीक है, तो अगर P ऑफ A का मतलब है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो P ऑफ A डैश का मतलब होगा प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, और इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझे, दिस इज 2/3। अब ये चीजें मैंने यहाँ शो नहीं की हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है। ऐसे ही P ऑफ B डैश जब आपको लिखना पड़ेगा ना, तो वो आएगा 1 माइनस P ऑफ B, दैट इज 1 माइनस 1/4, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन अपना करते हुए ये फाइनली आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बेटा लोग, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन जो आपका ये फर्स्ट वाला सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%। ठीक है, किसी एक दिन प्रोबेबिलिटी बारिश होने की क्या है, तो 50% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। शुरू के 4 दिन ही बारिश होगी किसी हफ्ते में, किसी सप्ताह में, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। समझे, तो शुरू के 4 दिन होगी, बाकी 3 दिन नहीं होगी। बात समझ आ रही है, तो चलिए यहां देखिए 50% 50% 50% 50%, यानी शुरू के 4 दिन बारिश करवा दी हमने, भाई प्रोबेबिलिटी यही है ना बारिश होने की 50%, और ये बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी अगले 3 दिन तक। समझे, बात समझ आ रही है, तो बस इन सभी का सॉल्यूशन कर लो। यानी 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100। समझे, 50% मीन्स व्हाट, 50/100, सो दैट मीन्स इट इज 1/2। डन, तो बस यहां से 1/2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, यहां से 4 बार और यहां पर 3 बार। ठीक है, तो बस इनका मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये रहा आपका आंसर 1/2⁴। वैसे 2⁴ क्या होता है बच्चों, 2⁴ ये क्या होता है बताना मुझे कमेंट करके। चलिए, तो बच्चों बस इसी के साथ हम आज का सेशन अभी खत्म करेंगे। अगले सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूं, एक नया इंट्रोडक्शन बाय CBSE केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले हम केस स्टडी क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम और भी केस स्टडी क्वेश्चंस का यहां सॉल्यूशंस करेंगे। पीडीएफ लिंक मैंने आपको कुछ दिन पहले ही प्रोवाइड किया था, कल ही तो प्रोवाइड किया था। एनीवे, तो एक बात और बच्चों, हमने जो यहाँ पर सैंपल पेपर्स बच्चों को फ्री प्रोवाइड किए थे, आपको कुछ दिन पहले लिंक मिलते रहे होंगे। मैं बुक्स पे सैंपल पेपर पे काम कर रहा था बच्चों, इसलिए पिछले लगभग 3-4 महीनों से मैं कोई भी वीडियो रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 1 मैन आर्मी, टाइम तो लगता है कुछ चीजों को करने में। तो
अकेले ही सारी चीजें करनी है। तो इसलिए बच्चों वीडियो तो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो भी हमने बैकग्राउंड में काम किया है अब वो काम आप सभी को यहाँ दिखेगा। यानी हम आने वाले समय में सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सैंपल पेपर कुछ याद आ रहा है? प्लेजर टेस्ट सीरीज, खुशियां देने वाले टेस्ट की श्रृंखला, टेस्ट की सीरीज। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Don't forget to subscribe to this channel and share the link of this video with all of your friends. लाइक तो कर देना और कमेंट करो, तो फिर आपका फीडबैक जरूरी होता है। Anyway, thank you very much. Be good. Take care. All the best.